हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर टीचर्स वैकेंसी से संबंधित जो विज्ञान की सीरीज चल रही है उसमें क्लास नंबर 23 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग जो चैप्टर हैं वो पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण और दूसरा कोशिका से अंग तंत्र तक। तो यहाँ पे देखिए, सिलेबस में देख लीजिए कहाँ पर है ये दोनों चीजें। तो यहाँ पे देखिए, कोशिका से अंग तंत्र तक। ठीक है, कोशिका से अंग तंत्र तक ये हमारा चैप्टर है और दूसरा सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, इसके अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग आज पढ़ेंगे और एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, ये जो 23 नंबर ये क्लास है हमारी, इसके बाद 24 और 25 दो क्लास और आज आज ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, दोनों आपको मिल जाएंगी और इसके अलावा तीन जो क्लासेस हैं वो बचेंगी आपकी, मतलब क्लास नंबर 26, 27 और 28 ये आपको कल मिल जाएंगी और आपका कल कक्षा 8 तक की एससीईआरटी की बुक कंप्लीट हो जाएगी। कल तारीख है आपकी 5 मार्च, सॉरी 5 अप्रैल। ठीक है, 5 अप्रैल। ठीक है, 5 अप्रैल को मैंने वादा किया था इसको कंप्लीट कर दूंगा, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। रही बात मैथ्स की बात, काफ़ी लोग परेशान हैं, पूछ भी रहे हैं, तो किसी कारणवश थोड़े से स्वास्थ्य की वजह से और भी कुछ दिक्कतें हैं, उनकी वजह से एक साथ दोनों चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज और कल में आपको एक एक तो वीडियो आपको मैथ्स के आराम से मिल जाए। उसके बाद 5 को आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपको कराने हैं लगभग 500 से 1000, मैंने कहा था वादा किया है वो मैं कर दूंगा। ठीक है, आपके 18 तारीख से पहले आपके लगभग 1000 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे कम से कम। ठीक है, तो उसके साथ में मैथ्स की लगभग 2 वीडियो आपको डेली आराम से दे सकता हूँ। ठीक है, उसकी उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो 2-3 दिन, 5 को ये कंप्लीट हो जाएगा साइंस, उसके बाद 2 से 3 दिन तक, तीन दिन तक लगभग आपको लगेगा और आपका मैथ्स का भी चैप्टर आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण बात कि आज जो ये दोनों चैप्टर हैं ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसमें थोड़ा सा मैटर मैटर ज़्यादा है। ये लगभग आधे घंटे की या 30 मिनट की एक वीडियो बनेगी। तो आपको बस एक आपसे रिक्वेस्ट है, ये प्लीज़ आप लोग इसको ज़्यादा, ये नहीं कि इसको नज़रअंदाज ना करें। ठीक है, इग्नोर ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ आती है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, स्किप करने का तो ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो अगर आती है चीज़ तो स्किप कर दीजिए, नहीं अन्यथा इसको पूरा सही से देखें, क्योंकि कक्षा 8 की जो जितनी भी वीडियोस हैं, सिर्फ कक्षा 8 की टोटल 7 से 8 वीडियोस हैं टोटल। तो उनको आप लोग प्लीज़ कहीं से, अगर आपके बुक है तो आप लोग बुक से पढ़ लीजिए, मैं नहीं कह रहा कि आप वीडियो देख के ही करें, लेकिन इनको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, भले ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, क्योंकि इसके चैप्टर्स थोड़े लंबे हैं और चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। सबसे पहले देखिए, ये चैप्टर है हमारा सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। ठीक है, इसमें देखिए सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति। अब इसमें देखिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट क्यों किया गया, जैसे लिखा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, मनुष्य की आंत में परजीवी होता है तथा पेचिस नामक रोग उत्पन्न करता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि पेचिस नामक रोग किसके कारण होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिका जो परजीवी है इसके कारण, और ये आंतों में परजीवी होता है, आंतों में हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एंट अमीबा हिस्टोलिका। इसके बाद इसी प्रकार नींबू के पौधे पर जेंथोमोनास साइट्री नामक जीवाणु कैंकर नामक रोग उत्पन्न करता है। तो नींबुओं में जो कैंकर नामक रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, जेंथोमोनास साइट्री। ठीक है, ये जीवाणु का नाम है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः निम्नलिखित 5 समूहों में बांटा जाता है। पहला जीवाणु, फिर विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक तथा शैवाल। ठीक, ये पांचों आपको पता ही होंगे। ठीक, पहले जीवाणु को, बैक्टीरिया को देख लेते हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो हवा, मिट्टी, जल तथा सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी, परंतु नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। ये गोलाकार, दंडाकार व सर्पाकार आकार वाले होते हैं, तो इनका आकार यहाँ पे दिया गया है। जीवाणुओं में कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जीवाणुओं में की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें इससे संबंधित थी। अब देखिए, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल को पहले शैवाल के समूह में रखा जाता था, परंतु अब इन्हें जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह में रखा जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया जो है, नील हरित शैवाल है, इसको पहले शैवालों के समूह में रखा जाता था, लेकिन अब ये मोनेरा समूह में रखे जाते हैं। इनका रंग नीला हरा होता है तथा ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरे शब्दों में स्वपोषी कहलाते हैं। जो पेड़ पौधे स्वपोषी ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, अब विषाणु क्या होता है, मतलब वायरस क्या होता है। दरअसल सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। तो विषाणु किससे बने होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के। ये पूर्ण परजीवी होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर पाते। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। ठीक, अब विषाणुओं द्वारा
पौधों, जंतुओं तथा मनुष्यों में अनेक प्रकार के घातक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य में चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकुनगुनिया आदि। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोग हैं जीवाणुओं के द्वारा। विषाणुओं के द्वारा विषाणु की खोज दामित्री इवानोवस्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने सन 1892 में किया था। किसने किया था? इवानोवस्की ने। विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो वो है विषाणु। ठीक। प्रोटोजोआ देखिए, प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। इस संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, परजीवी होते हैं। ठीक है, इनमें प्रजनन के लिए विशेष संरचनाएं होती है, जैसे अमीबा में कूटपाद, पैरामीशियम में सिलिया आदि। कई बार इस संघ के कुछ जंतु मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिका से पेचिस तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक रोग होता है। तो प्रोटोजोआ ये होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है। अब कवक, कवक को फफूंद भी कहा जाता है। ठीक है, अब सीधे बस ये एक चीज देख लीजिए, कुकुरमुत्ता जो नहीं उगता है उसको क्या कहते हैं? वो भी एक कवक है। ठीक है, अब देखिए, कवक हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम भोजन के रूप में यूज होती है तो हमारे फायदेमंद होती है। पेलिसिलियम नामक कवक से पेलिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है। ठीक है, और पक्सीनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है, तो ये तो दोनों फायदेमंद है। और पक्सीनिया नामक जो कवक है ये गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग मुख्यतः दाद है। कई बार सिर में होने वाला दाद से व्यक्ति गंजा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? फफूंदी से पेनिसिलिन नामक औषधि का निर्माण होता है। ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, ये याद कर रखना। शैवाल, शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। काई नहीं, जो काई लगी होती है उसको काई भी कहते हैं शैवाल को। परंतु अधिकांश शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। इनका शरीर सुकाय थैलस कहलाता है। ठीक है, इनका जो शरीर है उसको क्या कहते हैं? थैलस। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। सिफेल्यूरोस वायरिसेंस नामक हरा शैवाल चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करता है। नदियों तथा समुद्रों में पाए जाने वाले डायटम्स का उपयोग टूथपेस्ट, तापरोधी ईंट तथा वार्निश एवं पेंट में होता है। ठीक है, उपयोगी सूक्ष्मजीव एवं उनके प्रभाव। ठीक है, सूक्ष्मजीव मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। मनुष्य सूक्ष्मजीवों जीवाणुओं का उपयोग दही, सिरका तथा शराब बनाने में बहुत पहले से करता है। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैलिसस नामक जीवाणु सहायक है। तो ये क्वेश्चन काफी पूछा भी जाता है कि दूध से दही बनाने के लिए कौन सा जीवाणु सहायक है, तो वो है लैक्टोबैलिसस। ठीक है, बैसिलस। ठीक है, पनीर, सिरका, ब्रेड और खमीर आदि बनाने में ईस्ट नामक फफूंद का विशेष योगदान है। तो ये हमारे लिए उपयोगी है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये क्वेश्चन पिछली बार यूपी टेट में आया था। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से इस पे विवाद भी था काफी, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पौधों की जड़ को धोकर अवलोकन करें। तो आप देखेंगे कि इन पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम भी ऑप्शन में था। राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदल देते हैं, अर्थात नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो राइजोबियम है जो वो क्या करता है? वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसके अतिरिक्त कुछ जीवाणु जैसे एजेक्टोबैक्टर स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करते हैं। इसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक, इनाबिना, साइटोनिमा, ऑसिलेटोरिया का उपयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में होता है। ठीक, आगे चलते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव। ठीक, अब देखिए, जीवाणुओं के द्वारा मनुष्य में तपेदिक, हैजा, निमोनिया, टाइफाइड आदि रोग होते हैं। और दाद नामक रोग ट्राइकोफाइटान तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक द्वारा होता है। ठीक है, तो दाद नामक रोग इन दोनों के द्वारा होता है। जंतुओं में अनेक रोग जैसे भेड़ का एंथ्रेक्स रोग बेलिसस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। पौधों में अनेक रोग जैसे नींबू का कैंकर रोग जेंथोमोनास नामक जीवाणु द्वारा तथा आलू का पछेटा अंगमारी नामक रोग फाइटोथोरा इन्फेक्टेंस नामक कवक द्वारा। गेहूं का काला स्तंभ कीट पक्सीनिया नामक कवक द्वारा होता है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा, बड़े उल्टे सीधे नाम है लेकिन ये इनमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, जैसे राइजोपस, म्यूकर आदि कवक रोटी, ब्रेड, अचार, मुरब्बा आदि को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीवाणु जैसे थायोबैलिसस डिनास्ट्रीफिकेंस नाइट्रेट को नाइट्रोजन तथा अमोनिया में बदल देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरकता में
कमी हो जाती है। ठीक है, अब ये देखिए, इस प्रकार देखिए यहाँ पे, जैसे इस प्रकार कुछ सूक्ष्मजीव इमारती लकड़ी पर उग करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। जैसे पालीपोरस कवक लकड़ी के कटे हुए भाग पर उगकर उसे सड़ा देते हैं। ठीक, पालीपोरस। सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचाव। ठीक है, फैब्रिक तथा चमड़े के सामानों का बचाव। ये कैसे होता है? फैब्रिक तथा चमड़े के, इसका कोई कोई इससे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे देख देख लीजिए बस इसको। सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचाव, फैब्रिक तथा चमड़े के सामानों का बचाव, टिम्बर को सूक्ष्म जीवों से बचाव हेतु पेंट करके, टिम्बर है उसमें पेंट कर देते हैं, भोजन को रेफ्रिजरेटर स्टरलाइजेशन एवं सुरक्षित रख देते हैं। ठीक है, अब लुई पास्चर का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लुई पास्चर 1866 ने दूध में किण्वन किण्वन रोकने के लिए पाश्चुरीकरण विधि का पता लगाया था। तो पाश्चुरीकरण विधि का पता किसने लगाया था? लुई पास्चर ने। बस ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस विधि में दूध को 145 फ़ारेनहाइट या कह सकते हैं 62.8 सेंटीग्रेड पर लगभग 30 मिनट गर्म करते हैं, या हाई टेम्परेचर शार्ट टाइम। ठीक है, विधि में दूध को 161 फ़ारेनहाइट यानी 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 15 सेकंड गर्म करते हैं। इस विधि से सभी हानिकारक या रोग कारक जीवाणु या बीजाणु मृत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पौष्टिकरण। भोजन पदार्थों को उबालकर, अब देखिए 15 पाउंड दाब तथा 120 डिग्री सेल्सियस से 126 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 12 से 19 मिनट तक गर्म करते हैं भोजन पदार्थों को, जिससे जीवाणु और उनके अंतः बीजाणु पूर्णतः मृत हो जाते हैं। तो भोजन पदार्थ उबालकर, ये तो हम लोग को पहले ही पता है नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पे देखिए, मानव रोग, रोग कारक, सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका और बचाव के उपाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको जरूर देखिएगा, ऐसी जितनी भी तालिकाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। क्षय रोग जीवाणुओं से द्वारा फैलता है, वायु से फैलता है। रोगी पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना बचाव ये है रोगी की। अब इसमें देखिए कौन कौन से हैं मानव रोगों में, ये देखिए क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो। ठीक, ये क्या है? जीवाणु। क्षय रोग जीवाणु से, खसरा विषाणु से, चिकन पॉक्स विषाणु से, पोलियो विषाणु से। ठीक है, संचरण का तरीका वायु वायु वायु, सीधे संपर्क वायु और जल से, पोलियो। ठीक है, रोगी, अब बचाव के उपाय। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण, ये इसके बचाव है। अब देखिए हैजा और टाइफाइड एक में यहाँ लिखा है, जीवाणु, ये दोनों जीवाणु द्वारा फैलते हैं। जल तथा भोजन द्वारा हैजा और जल द्वारा टाइफाइड। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। ठीक है, अब हेपेटाइटिस, ये विषाणु द्वारा फैलता है। ठीक है, विषाणु द्वारा फैलता है और ये जल जल द्वारा फैलता है, हेपेटाइटिस। उबले हुए जल का प्रयोग, टीकाकरण। ठीक है, हेपेटाइटिस। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ठीक है, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये मलेरिया प्रोटोजोआ से, डेंगू विषाणु से, चिकनगुनिया विषाणु से, और सबके वाहक क्या है? मच्छर। मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव, ये सारे मच्छर से बच रहे हो बस। ठीक, जापानी मस्तिष्क ज्वर, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। ठीक, विषाणु, विषाणु जीवाणु और कवक परजीवी और या स्पाइरोकीट्स। ठीक, मच्छर, ये मच्छर और पानी से एक्यूट, हवा एवं खान पान की सामग्री। मच्छरदानी, इसमें भी मच्छर की ज्यादातर मच्छर से संबंधित है। यहाँ पे धान के खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें, पीने के लिए क्लोरीन युक्त पानी का प्रयोग करें, बीमारी होने पर अच्छे चिकित्सक का इलाज कराना, टीकाकरण कराएं, ये इससे बचने के उपाय हैं। अब देखिए डेंगू, डेंगू विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। डेंगू रोग के विषाणु, डेंगू रोगी से पीड़ित व्यक्ति के मनुष्य में टाइगर मच्छर, कौन सा मच्छर होता है? टाइगर मच्छर, जिसे एडीज इजिप्ट के काटने से पहुंचता है। टाइगर मच्छर वाहक वेक्टर का कार्य करता है। यह मच्छर दिन में काटता है। डेंगू रोग से पीड़ित व्यक्ति में तीव्र ज्वर, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द होता है। ठीक है, कभी कभी शरीर पे चकत्ते भी आ जाते हैं। तो एडीज इजिप्ट नामक मच्छर के द्वारा यह फैलता है। चिकनगुनिया, ये टाइगर मच्छर एडिस इजिप्ट के काटने से ये भी फैलता है। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है। मलेरिया, ये प्लाज्मोमोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। ठीक है, वाहक इसका क्या होता है? मादा एनाफिलीज, ये याद रखने वाली चीज है। ठीक, बस यही दो चीजें हैं। पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, अब इनके रोग देखिए, सुन लीजिए। गेहूं की गिरुई, ये रोग का नाम है, सूक्ष्मजीव कवक द्वारा। गेहूं का कंडुआ रोग, ये भी कवक द्वारा। नींबू का कैंकर, ये जीवाणु द्वारा। आलू में बलय विलगन रिंग डॉट ऑफ पोटैटो, ये जीवाणु द्वारा। तंबाकू का मोजेक रोग विषाणु द्वारा होता है। लीफ कर्ल ऑफ कुकरबिट, लौकी में, ये विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये इतने ये हैं, इनको आप लोग याद रखिए। जो नहीं आता हो इस थोड़ा सा पॉज करके इसको लिख लीजिए।
संक्रमण के तरीके क्या क्या हैं, कैसे पहुंचते हैं, ठीक है, वायु के द्वारा। सर्दी जुकाम तथा इन्फ्लुएंजा से पीड़ित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति को जुकाम कैसे हो जाता है, ठीक है, तो ये वायु द्वारा पहुंच जाते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर। दूषित जल द्वारा, मनुष्य में कई संक्रामक रोग दूषित दूषित जल से होते हैं, जैसा हैजा से ग्रसित रोगी के अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं, और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने में दूषित जल को पीता है तो वह व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। मिट्टी द्वारा, प्रोटोजोआ की कई जातियां जो मिट्टी में पाई जाती हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, फोड़े फिंसी, पेट का केचुआ तथा पिनक्रमी का संक्रमण होता है। ठीक, अब संक्रमित व्यक्ति द्वारा यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं कि मलेरिया रोग कैसे होता है। जब एक स्वस्थ व्यक्ति को मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है तो स्वस्थ व्यक्ति मलेरिया के रोगाणुओं से संक्रमित हो जाता है। इसी प्रकार डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर भी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। डेंगू व चिकनगुनिया एडीज मच्छर के काटने से तथा जापानी मस्तिष्क ज्वर तथा मादा क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा फैलता है, जापानी मस्तिष्क ज्वर। ठीक, क्या आपने किसी व्यक्ति का पैर हाथी के समान देखा है? यह रोग, जिसे फील पांव या फाइलेरिया के नाम से जानते हैं, यह रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। तो भैया इससे बच के रहिए, ये फाइलेरिया बड़ी खतरनाक रोग होता है। ठीक है, पैरों में मैंने एक लोगों का देखा है, काफी मोटा एकदम सूज जाता है पैर। ठीक है, अब टीकाकरण देखिए, टीकाकरण यहाँ पे बताए गए हैं, टीकाकरण से संबंधित आ भी सकता है। तो ये बीसीजी, ओपीवी, हेम बी, ये जन्म के समय की खुराक है। ठीक है, ये वैक्सीन है। 6 सप्ताह पर ओपीवी प्लस 1 प्लस पेंटावेलेंट, 10 सप्ताह पर ओपीवी प्लस 2 प्लस पेंटावेलेंट 2, 14 सप्ताह पर ओपीवी 3 पेंटावेलेंट 3 और आईबीपी, 9 माह पर मिजिल्स मतलब खसरा की पहली खुराक, विटामिन ए की पहली खुराक, जेई जापानी इंसेफेलाइटिस की पहली खुराक, 16 से 24 माह तक डीपीटी बूस्टर, ओपीवी बूस्टर, मिजिल्स की दूसरी खुराक, जेई की दूसरी खुराक। ठीक, 5 से 6 वर्ष में डीपीटी बूस्टर, 10 वर्ष में टीटी और 16 वर्ष टीटी। ठीक है, तो इनको बस हल्का हल्का देख लिया। अब एड्स के बारे में, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह रोग एचआईवी अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा फैलता है। इस रोग से पीड़ित रोगी को रोगों से लड़ने की शक्ति, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस रोग का विषाणु शरीर की रक्षक श्वेत-रुधिर कोशिकाओं एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जिसके कारण कुछ वर्षों बाद शरीर सामान्य रोगों से भी अपना बचाव नहीं कर पाता और अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। एड्स को रेड रिबन द्वारा व्यक्त किया जाता है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को एचआईवी धनात्मक कहते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, कुछ और भी जाने। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। बंदरों में सर्वप्रथम एड्स का उद्भव हुआ और उसके बाद ही मनुष्यों में यह रोग फैला है। एलिसा परीक्षण से एड्स का पता लगाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें हमारा ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब देखिए कोशिका से अंग तंत्र तक, इसमें ज्यादा चीजें नहीं है लेकिन फिर भी। अब देखिए कोशिका क्या होती है, ये देखिए, कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से शरीर। ठीक है, तो ये पूरा बताया गया यहाँ पर। कोशिका देखिए, इधर देखिए अमीबा पैरामीशियम बने। कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इसकी संख्या जीवों में अलग अलग होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं, ये एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। केचुआ, हाथी, मनुष्य, बंदर, बरगद आदि में अनेक कोशिकाएं होती हैं, ये बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है, कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, इसको आप लोग याद रखिए। कोशिकाओं की एक विशेषता यह भी है कि उनकी आकृति एवं आकार एक समान नहीं होते। जैसे अमीबा अनियमित आकृति का जीव है, जबकि पैरामीशियम की आकृति चप्पल जैसी होती है। बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में उपस्थित कोशिकाएं चपटी, गोल, अंडाकार, घनाकार या अनियमित आकृति की भी हो सकती हैं। ठीक, इन्हें भी जाने। सबसे बड़ी कोशिका जो है, ये क्वेश्चन देखिए यही ऐसे ही उठा के रख दिए जाते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा होता है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा नामक जीव की होती है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, जो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तंत्रिका कोशिका 1 मीटर लंबी होती है। बड़ी सबसे शुतुरमुर्ग का अंडा, और छोटी माइक्रोप्लाज्मा नामक जीव की होती है। ठीक, कोशिका की संरचना। कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में किया था। तो इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। आगे बढ़ाइए। यह देखिए, सामान्यतः एक कोशिका में कोशिका झिल्ली, केंद्र तथा कोशिका द्रव्य नामक 3 भाग होते हैं। साथ ही कोशिका द्रव्य में अनेक छोटी छोटी रचनाएं भी दिखाई देती हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्य कौन कौन से होते हैं? कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति होती है, केंद्रक होता है। ठीक है,
अब देखिए इसमें एक प्रमुख कार्य देख लीजिए थोड़ा सा। कोशिका झिल्ली क्या होती है? या सभी कोशिकाओं में अवश्य उपस्थित, सॉरी शुरुआत से देखते हैं। या प्रत्येक कोशिका में चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली है जो कोशिका को स्थिर रखती है तथा कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। या सभी कोशिकाओं में अवश्य उपस्थित रहती है। कोशिका भित्ति। पौधों की कोशिका भित्ति में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी और मजबूत परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति एक दृढ़ संरचना है जो कोशिका की रक्षा करती है। यह केवल पौधों में पाई जाती है। केंद्रक क्या होता है? यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है, ठीक है, जो सामान्यतः जंतु कोशिका के मध्य में होता है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह परिधि की ओर होता है। इसका कार्य कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन करना है, ठीक है, वृद्धि एवं विभाजन करना। यह पूरी कोशिका की रचना व कार्य पर नियंत्रण करता है, रखता है। कोशिका। कोशिका द्रव्य। केंद्र तथा कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसमें कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय और हरित लवक आदि। ये किसमें पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में, ठीक है। अब आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यह दोहरी झिल्ली से घिरी कैप्सूल के आकार की रचना है जो श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह संचित ऊर्जा, इसे ऊर्जा का ग्रह पावर हाउस भी कहते हैं। तो ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। अब देखिए हरित लवक को देख लेते हैं। यह केवल हरी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, ठीक। हरित लवक सिर्फ हरी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक, पेड़ पौधों में। तारक का है, यह केंद्र के पास पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। यह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, तारक का है। रिक्तिका, यह पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, परंतु पौधों में एक बड़ी रिक्तिका केंद्र में होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएं कोशिकाओं में बिखरी होती हैं, ठीक है। गाल्जी काय क्या करता है? पदार्थों का संश्लेषण, पदार्थ भंडारण एवं श्रवण करना इसका प्रमुख कार्य है। लाइजोसोम, ये कोशिका में आने वाली पदार्थों को पचाने का कार्य करते हैं। राइबोसोम, ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। अंतः प्रद्रव्यी जालिका, ठीक है, ये खास नहीं है, कोशिका द्रव्य के बीच में संबंध बनाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें अंतर देखिए लिखा है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। हरित लवक पाए जाते हैं पादप कोशिका में, जंतुओं में नहीं पाए जाते। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। रिक्तिका बड़ी संख्या में एक होती है, रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं, ठीक। केंद्रक परिधि की ओर होता है। अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है, ठीक। अब देखिए इसमें देख लेते हैं। समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य उत्पन्न होते हैं, संपन्न होते हैं, ऊतक कहलाता है। ऊतक क्या होता है? समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह, ठीक है। पादप ऊतक, ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों को प्रविभाजी ऊतक एवं स्थायी ऊतक में वर्गीकृत किया गया है, ठीक। इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें कोई चीज खास नहीं लगी मुझे। पादप ऊतक के कार्य, ठीक। पौधों की जड़ों तथा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करते हैं, ठीक है। पौधों में निर्मित भोज्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम द्वारा होता है। जंतु ऊतक। कार्य के आधार पर जंतु ऊतक कई प्रकार के होते हैं। एपिथेलियम ऊतक, बस इनके नाम आपको पता होने चाहिए। संयोजी ऊतक, ठीक। अब इनको देख लेते हैं हल्का हल्का, चलो, ठीक है। एपिथेलियम ऊतक शरीर और अंगों का बाह्य स्तर बनाते हैं या ऊतक पूरे शरीर का बाहरी आवरण बनाता है, अतः इसे आवरण ऊतक भी कहा जाता है, ठीक है। इसको आवरण ऊतक खोखले अंगों जैसे मुंह, आमाशय, आंत, श्वास नली, फेफड़े, नलिकाओं आदि की भीतरी सतह इसी ऊतक की बनी होती है। अब संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं और सहारा प्रदान करते हैं, ठीक है, जैसे अस्थि, रक्त आदि, ठीक है। संयोजी ऊतक कई प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: अंतराली ऊतक, अस्थि तथा उपास्थि, रक्त। रक्त भी एक प्रकार का ऊतक है, ठीक है। रक्त इसमें, अब देखिए अंतराली ऊतक ये त्वचा के नीचे पेशियों के बीच में तथा रक्तवाहिनी एवं तंत्रिकाओं के चारों ओर पाए जाते हैं। अस्थि तथा उपास्थि में, अस्थि सबसे कठोर ऊतक है। इसमें कैल्शियम तथा खनिज पाया जाता है। इसमें दृढ़ता आ जाती है, शरीर को ढांचा प्रदान करने में इसका विशेष योगदान है। जबकि उपास्थि लचीला होता है, जिसे बाह्य कर्ण उपास्थि बना होता है। जैसे बाह्य कर्ण कान है जो, इसका बाहर का हिस्सा उपास्थि बना होता है। इसको हम लोग देखिए मोल भी लेते हैं। रक्त, यह एकमात्र ऊतक है जो तरल अवस्था में होता है, ठीक। एकमात्र ऊतक ऐसा है जो तरल अवस्था में, वो है रक्त। इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है तथा इसमें 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं: लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। देखिए इन्हें भी जाने, यहाँ पर था, इसको देख लेते हैं। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाने से रक्तहीनता या फिर एनीमिया रोग हो जाता है।
श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणुओं का भक्षण करती है, इनकी कमी से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, ठीक है। और प्लेटलेट्स रक्त के जमने में सहायता करती है, जिससे चोट लगने पर रक्त का बहाव नियंत्रित होता है, ठीक है। पेशी ऊतक देखिए, क्या आपने अनुभव किया है कि कुछ पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, यदि उनकी गति को रोक सकते हैं, जैसे हाथ और पैर की पेशियां। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी पेशी रेखित पेशी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आहार नाल में भोजन का खिसकना या रक्त नलिकाओं का प्रसार अथवा संकुचन जैसी गति ऐच्छिक नहीं है। हम इनसे इच्छानुसार गति प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते, इसलिए इनमें पाई जाने वाली पेशियों को अनैच्छिक पेशी कहा जाता है, ठीक। मूत्र वाहिनी में भी यही पेशियां पाई जाती हैं, ठीक। तंत्रिका ऊतक, विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों को शरीर से एक भाग से दूसरी भाग तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका ऊतक करते हैं, ठीक है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक न्यूरॉन का मुख्य भाग तंत्रिकाकाय कहलाता है, ठीक। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु भी तंत्रिका ऊतकों के बने होते हैं। तंत्रिका तंत्र, इनके मुख्यतः तीन भाग होते हैं, मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं। मस्तिष्क, ठीक है, इसमें तो पता ही है, तर्क शक्ति आदि इसमें होता है। रीढ़ रज्जु, मस्तिष्क के पीछे का भाग बेलनाकार खोखली रचना में परिवर्तित, ठीक है। रीढ़ रज्जु ये तो आपको पता है। तंत्रिका भी, तंत्रिकाएं बनती है कपाल तंत्रिकाएं और रीढ़ तंत्रिकाओं से, ठीक। तो ये ज्ञानेंद्रियां, कपाल तंत्रिकाएं क्या है, ये ज्ञानेंद्रियों से उद्दीपक को ग्रहण करती हैं और मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती है, जैसे सूंघने, सुनने, छूने, स्वाद जानने की सूचना आदि। रीढ़ तंत्रिकाएं ये देखिए, त्वचा में फैला रहता है पूरा, इससे कोई खास नहीं है इसमें कोई चीज। अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। जंतुओं में तंत्रिकीय समन्वय के अतिरिक्त रासायनिक पदार्थों द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है। ये रासायनिक पदार्थ हार्मोन्स कहलाते हैं। शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स का स्रावन करती हैं, इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। आगे देखिए, तालिका होगी। तालिका में देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें ग्रंथि का नाम, स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम और कार्य है। तो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन होता है, वृद्धि हार्मोन, शरीर की वृद्धि करता है, इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। थायराइड ग्रंथि, थायरॉक्सिन हार्मोन, शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। पैराथायराइड, ये पैराथ हार्मोन, रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करता है। अधिवृक्त ग्रंथि या एड्रेनल ग्रंथि, इसमें एड्रेनल, ठीक है, हार्मोन होता है। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज, ये इंसुलिन का स्रावण करता है, ठीक है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। वृषण नर, टेस्टोस्टेरोन, ये नर जननांगों को विकास को प्रेरित करता है, शुक्राणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है वृषण, ठीक है। अंडाशय, ये मादा मादा औरतों में होता है। एस्ट्रोजन, मादा जननांगों के विकास को प्रेरित करता है, अंडाणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये देख लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, पौधों में समन्वय, ठीक है। पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिस अम्ल तथा एथिलीन है, ठीक। अब इसको देखिए इस तरीके से, इसमें देखिए इसके भी देख लेते हैं। हार्मोन ऑक्सिन या कोशिकाओं में दीर्घीकरण करता है, इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती। जिब्रेलिन, इसके प्रभाव से तने के पर्व लंबे होते हैं, ये अंगूरों का आकार तथा इसके गुच्छों की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन, यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। फोर्थ है एब्सिसिस अम्ल, या रंध्रों को बंद करके बाष्पोत्सर्जन को संचालित करने में मदद करता है, या पत्तियों के झड़ने में भी सहायक होता है। एथिलीन, या कच्चे फलों जैसे केला, आम, संतरा आदि को शीघ्र पकाने में सहायता करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ सवाल है आप लोगों से, मैं अभी एक वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा, ठीक है, सिर्फ एक ही वीडियो, जिसके अंदर आपके सारे सवालों को मैं लूंगा और उसमें जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में बात करूंगा, जैसे कि प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, करंट अफेयर है, और इसके अलावा जितने भी आपके मन में सवाल हैं, जितने भी सवाल आपके मन में, वो सारे आप लोग उसमें पूछिए। मैं जानबूझ के एक वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं 10 वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ डेली डेली, क्योंकि अगर मैं कभी नॉर्मल किसी जानकारी के लिए भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो आधे लोग इतने निगेटिव आते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं कि सर आपने ये कह रहे हैं, आप वो कह रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ एक वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो आप लोग, उम्मीद है कि आज ही मैं उसको बना दूंगा और आप लोग उसको, या तो बना चुका हूँगा, मैं ये वीडियो रात में एक दिन पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए अगर हो सकता है वो वीडियो पहले ही आ चुकी हो, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा, अगर आपने नहीं देखी अभी भी, हो सकता है इस वीडियो से पहले ही वो अपलोड हो जाए, ठीक है। तो जैसा भी हो आप लोग अपने विचार जरूर दीजिएगा कि आप लोगों के मन में क्या सवाल है, जो सवाल हो वो जरूर बताइए और उसका सारा आपका
सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर कोई कमी हो तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, और आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।